जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और यह हमारा कंटिन्यू सीरीज है। इसमें हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास का सारा सेक्शन देख लिए थे, अब मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। और इसी तरह से हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और फिर यह बुक पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटी करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, फिर हर बुक को करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हमें बहुत मदद मिलती है और हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक इसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71st बीपीएससी देने वाले या फिर TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, टीचर वाला। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएगा, क्योंकि उन्हें इस वीडियो का काफ़ी लाभ मिलेगा और ये काफ़ी लाभदायक होगा उनके लिए। और इससे जितना ज़्यादा बार रिवाइज करिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो हम लोगों ने 32वां प्रश्न तक कर लिया था। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। आज हम लोग 33वां प्रश्न से करने वाले हैं शुरुआत। आइए शुरू करते हैं, एक प्रश्न करके हम लोग सारा का सारा बुक या कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तालिकोटा का युद्ध हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सन 1565 में। तालिकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सन 1565 में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेंकट द्वितीय। जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेंकट द्वितीय। आगे, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कराधान सही है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे दोनों स्टेटमेंट। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, यह बिल्कुल सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी। आगे, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सी ऑप्शन हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। आगे, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुक्का प्रथम। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुक्का प्रथम। आगे है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय। आगे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 दक्षिण स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी में। विजयनगर काल के दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यक्षगान। विजयनगर काल के दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यक्षगान का। अगला चैप्टर, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। आइए देख लेते हैं इसके प्रश्न को। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ए ऑप्शन हो जाएगा अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ए ऑप्शन हो जाएगा अधिकतर अरबी इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुर्क के। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, आइए देखना है। तो आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमाली कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। अगला, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, यह बिल्कुल गलत है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खालसी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, यह गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल एक इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एकता से एकमात्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। आइए बाकी तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है।
सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यह भी बिल्कुल सही है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पाते थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही था। अगला, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा परगना, सरकार और सूबा। फिर से, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक युगम सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक बिल्कुल सही है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, यह भी सही है। तो दीवान ए रियासत बलबन, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, दीवान ए रियासत बलबन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही रूप में सुमेलित है? तो दीवान ए बलबन फिरोज तुगलक, यह बिल्कुल सही है। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर ए कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कृषि से। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर ए कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कृषि से। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, 1, 2, 3। आइए सारे विभागों को देख लेते हैं। दीवान अर्ज हो जाएगा सेना विभाग से संबंधित। दीवान रियासत हो जाएगा धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित। दीवान इंशा हो जाएगा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवान वजारत हो जाएगा वित्तीय मामला से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रक्षा विभाग से। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रक्षा विभाग से। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुगलक। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुगलक। अगला प्रश्न, मध्यकाल की सरकार एक संग्रह संरचना थी, यह विलय था किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार एक संग्रह संरचना थी, यह विलय था किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्व की। अगला, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो इसमें हो जाएगा खराज, फिर हो जाएगा उश्र और फिर हो जाएगा मुक्तई। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गाँव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ए ऑप्शन हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। अगला, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चौधरी। अगला, शर्व कर लगाया जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई पर। शर्व कर लगाया जाता था कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राज्य कानून से। अगला, हदीस है एक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस्लामिक कानून। हदीस है एक क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस्लामिक कानून। खरीदादार कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फरमानों को भेजने वाले अधिकारी। खरीदादार कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला, सल्तनत काल में फ़ाजिल का अर्थ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। आगे, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसका डी हो जाएगा 2 और 4, मतलब जीतल और टंका। जीतल और टंका प्रमुख मुद्रा थी सल्तनत काल में, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जितल किन धातुओं के थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चांदी और तांबा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जितल किन धातुओं के थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चांदी और तांबा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह।
किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। आगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। आइए इस चैप्टर को भी एक एक करके देख लेते हैं इसके प्रश्नों को। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12वीं शताब्दी। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। अगला है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। आगे घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाई दरवाज़ा में। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाई दरवाज़ा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया और फिरोज शाह तुगलक ने दिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण कराया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे मध्य भारत के मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो पहला इसमें गलत है। 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है, यह बिल्कुल गलत है। अगला दूसरा है 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टिगत है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टिगत है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन का मकबरा। आगे निम्नलिखित पर विचार करें। सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें इसका वर्णन हुआ, तो देखना है कौन सा सही क्रम है इसका। तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुब मीनार, फिर हो जाएगा तुगलकाबाद किला, फिर हो जाएगा लोधी गार्डन, फिर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-2-4 3-1-2-4। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, कोई भी इसका विकल्प सही नहीं है। मिलान देख लेते हैं हम लोग, इसमें कौन सा सही मिलान है। तो सुल्तानगढ़ी हो जाएगा, इल्तुतमिश, लाल महल हो जाएगा, बलबन, जमात खाना मस्जिद हो जाएगा, खिजर खां, 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ सही मिलान दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अत्रि कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अत्रि कवि। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो लाल महल बलबन बिल्कुल सही है। हिंडोला महल होशंगशाह या गलत है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी या बिल्कुल सही है। लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजे या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, हिंडोला महल होशंगशाह। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में किसके? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा के। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में किसके? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अजमेर कुतुब उल इस्लाम या गलत है। जौनपुर अटाला मस्जिद बिल्कुल सही है। मालवा जहाज महल बिल्कुल सही है। गुलबार्ग जमा मस्जिद बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अजमेर कुबत उल इस्लाम। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए सुमेल कर लेते हैं इसे। तो मेहराब की निचली सतह पर कलमकारी की झलक, तो यह कहलाती है, यह खिलजी वंश से संबंधित थी। फिर मकबरों का उदय यह था तुगलक वंश से। फिर स्तंभों में बोदीगोई का प्रयोग यह था विजयनगर से। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार यह हुआ शर्की से। तो ए ऑप्शन इसका सही है, 3-4-2-1 3-4-2-1। अगला चैप्टर हमारा दिल्ली सल्तनत का साहित्य। आइए इसके साहित्यों को एक एक करके देख लेते हैं। तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। आगे तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एटा में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो सी ऑप्शन एटा में। अगला है तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटियाली में। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटियाली में। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। इसमें अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों हैं। अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन से। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक, डी ऑप्शन होगा, ये तीनों मतलब कवि थे, संगीतज्ञ थे और इतिहासकार थे। फिर से अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे, तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा, अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाएं का विद्वान था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? तो सी ऑप्शन, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, यह बिल्कुल सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन, मिनहाज उस सिराज। आगे निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा किताब उल हिंद, फिर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, फिर हो जाएगा तबकात ए नासरी, फिर हो जाएगा फतवा ए जहांगीरी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तबकात ए नासरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तबकात ए नासरी से। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, फारसी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, फारसी। अप्रभंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था, किस लिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान करते हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, तारीख है फिरोज शाही। हसन निज़ामी हो जाएगा, तजुल मासिर। मिनहाजुस सिराज हो जाएगा, तबकात ए नासरी। और याहिया बिन अहमद हो जाएगा, तारीख मुबारक शाही। डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए मिलान करते हैं। तो मिरात ए सिकंदरी हो जाएगा, गुजरात विजय। बुरहान ए माशिर हो जाएगा, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उल सलातीन हो जाएगा, बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंसा हो जाएगा, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से, आइए मिलान करते हैं। तो फुतूह उल सलातीन हो जाएगा, अब्दुल मलिक इशामी। फुतूहत ए फिरोज शाही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। और खजान उल फुतूह, यह हो जाएगा अमीर खुसरो का। डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला मिलान है, देखते हैं। तो ताजुल मशीर
यह हो जाएगा हसन निज़ामी। खजाइन उल फतूह, यह हो जाएगा अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही, यह हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ए जहांगीरी हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हसन अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे, निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़शाही के रचनाकार कौन थे? तो ए और बी दोनों हो जाएगा शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बरनी। ए और बी दोनों शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बरनी। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, मिलान करते हैं। तो तारीख़ हिंद हो जाएगा अलबरूनी। तारीख़ दिल्ली हो जाएगा खुसरो। रहेला हो जाएगा इब्न बतूता। और तबकात नासिरी हो जाएगा मिनहाज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हकाइक ए हिंद हो जाएगा अब्दुल बाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक, यह हो जाएगा इब्न मिसकाविया। फिर है कुंजूर तिजार, यह हो जाएगा बैकल अल कबाइकी। और जामिलुल हिकायत हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। ये ऑप्शन 3-1-4-2, 3-1-4-2। अगला, फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अमीर हसन सिजाजी ने। फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था किसने? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अमीर हसन सिजाजी ने। आगे, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सितार। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गण वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सितार को। अगला, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो ने। आगे, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। फिर से, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती की फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा किसने? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो सी ऑप्शन इसमें सुमेलित हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल रागमाला। पुंडरीक विट्ठल रागमाला, यह सब सुमेलित है। अगला है, सुमेलित करने के लिए ग्रंथ और रचयिता। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो रागमाला हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल, रास कैमुदी हो जाएगा श्रीकंठ, राग विबोध हो जाएगा सोमनाथ। और चतुर्दंडिक प्रकाशिका, यह हो जाएगा वेंकट मखीन। अगला, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ पुस्तक और लेखक। आइए मिलान करते हैं। तो रास पंचाध्यायी, यह हो जाएगा नंददास चैतन्य भगवत हो जाएगा, वृदानंद दास चैतन्य मंगल, यह हो जाएगा जयानंद। और भक्ति रत्नाकार, यह हो जाएगा नरसिंह चक्रवर्ती। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण लिखे थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वह है डी ऑप्शन फिरोज तुगलक। अगला है, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राजा की सुख समृद्धि का विवरण है, यह बिल्कुल सही है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला, दिल्ली सल्तनत विविध, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी चैप्टर है, इसके बाद फिर अगला शुरू हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं विविध का। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तो सी ऑप्शन तुर्कों ने। यहाँ पर सुमेल करने के लिए दिया हुआ, आइए सुमेलित देखते हैं। तो फिरोज तुगलक हो जाएगा नहरों का निर्माण, बलबन हो जाएगा नौरोज, अलाउद्दीन हो जाएगा दीवाने रियासत, और जहांगीर हो जाएगा सर थॉमस रो। फिर से, फिरोज तुगलक हो जाएगा नहरों का निर्माण, बलबन हो जाएगा नौरोज, अलाउद्दीन हो जाएगा दीवाने
रियासत और जहांगीर हो जाएगा सर थॉमस रो। इसका आंसर बी हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। आगे निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश रजिया के पिता बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री यह भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी यह गलत है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यात्री और देश दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा गलत है। इब्न बतूता मोरक्को बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली यह भी सही है। अब्दुल रजाक तुर्की यह गलत है। नुनीज पुर्तगाल यह बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा अब्दुल रजाक तुर्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो सबसे पहले आया अलबरूनी, फिर आया इब्न बतूता, फिर आया ट्रेवर्नियर, फिर आया मनुची। बी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4। अगला प्रश्न है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उलेमा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो डी ऑप्शन उलेमा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दरान कहलाते थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सैयद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सैयद। आगे है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरुद्दीन मोहम्मद औफी। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग का प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। आगे निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न समय पर राज्य किया, उसके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो सबसे पहले आया रजिया सुल्तान, फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, फिर आया शेरशाह, फिर आया अकबर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए युद्ध और वर्ष। तो कौन सा युद्ध कौन से वर्ष में हुआ आइए देखते हैं। तो चंदावार का युद्ध यह हुआ 1194 में। तैमूर का आक्रमण यह हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध यह हुआ 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो बहादुर शाह गुजरात यह बिल्कुल सही है। चांद बीबी अवध यह गलत है। रजिया सुल्तान दिल्ली यह बिल्कुल सही है। बाज बहादुर मालवा यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। चांद बीबी अवध यह गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना का सही कालानुक्रम देखना है। तो पहले हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, फिर हुआ था फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर हुआ था पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर हुआ था विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2-4-3-1, 2-4-3-1। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था चौथा नंबर तराई का द्वितीय युद्ध, फिर हुआ तीसरा नंबर जलालुद्दीन विजय की हत्या, फिर हुआ दूसरा नंबर अफगानपुर षड्यंत्र, और फिर हुआ पहला नंबर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। आपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो यह डी ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। या इब्न बतूता के बारे में विवरण था। अगला प्रश्न है नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विचारार्थ ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसमें सही सुमेलित हो जाएगा महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन। बी ऑप्शन महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन। आगे दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खिलजी वंश। अगला है सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहला हो जाएगा 1 नंबर खिज्र खान, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा मुबारक शाह, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर चौथा नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन अहमद शाह। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1-3-2-4, 1-3-2-4। अगला प्रश्न है आइन उल मुल्क
मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? तो डी ऑप्शन इल्तुतमिश के अधीन नहीं हुआ था, बाकी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन और फिरोज शाह तुगलक के अधीन वह काम किया, इल्तुतमिश के अधीन नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ था? सी ऑप्शन हो जाएगा जौहर प्रथा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौहर प्रथा। आगे, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों ने कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ, ये मिलान करते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। सी ऑप्शन हो जाएगा 4123, 4123। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। अकबर से रिलेटेड है, आईने दहशाला, फिर उसी तरह से मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड है, प्रतीक मुद्रा फिर इल्तुतमिश से रिलेटेड है, चहलगानी अमीर और शेरशाह से रिलेटेड है, सड़क ए आजम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 3421, 3421। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का लेखक किस संदर्भ में मिलता है, उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जूता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जूता के संदर्भ में। आगे, मध्यकालीन भारत में शब्द फनीम किसे निर्दिष्ट करता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्के। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्के को। आगे, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, डी ऑप्शन हो जाएगा मक्का की। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किसकी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मक्का की खेती नहीं करता था। आगे, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम मुखिया के लिए। आगे है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो आइए इस चैप्टर के प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। आगे, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर को। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर को। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुसैन शाह। आगे कथन कारण दिया हुआ है, तो जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते थे, यह बिल्कुल सही है। और जौनपुर शर्की काल में शिक्षा का महान केंद्र के रूप में था, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही व्याख्या करता है, बी ऑप्शन। आगे प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो डी ऑप्शन होगा जैनुल आबोदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो डी ऑप्शन होगा जैनुल आबेदीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जैनुल आबोदीन। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जैनुल आबोदीन। आगे, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जैनुल आबिदीन। निम्नलिखित में से किस कश्मीर के एक शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जैनुल आबिदीन। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, तो क्या क्या है देखते हैं। तो बुर्ज है, उसमें बौद्ध पगोड़ाओं से समानता है और फारसी शैली है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा
1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि सुंदर सूरी था, नाथा था, टिल्ला भट्ट था। मुनि जीन विजय सूरी नहीं था, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मुनि जीन विजय सूरी। आगे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राणा हमीर मेवाड़ यह बिल्कुल सही है, राणा चुंडा मारवाड़ यह भी सही है, मलिक राजा फरूकी खानदेश यह भी सही है, मलिक सरवार ख्वाजा जहां मालवा यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन भारतीय राज और वर्तमान क्षेत्र। तो इसमें देखना कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें चंपक मध्य भारत यह गलत है, दुर्गर जम्मू यह बिल्कुल सही है, कुलूत मालाबार यह गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन हसन ने। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1347 में। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1347 में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुलबर्ग। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुलबर्ग। अगला, दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हसन गंगू। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हसन गंगू। आगे, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14वीं सदी ईस्वी में। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14वीं सदी ईस्वी में। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान करते हैं। तो आदिल शाही यह हो जाएगा बीजापुर, कुतुब शाही यह हो जाएगा गोलकुंडा, निजाम शाही हो जाएगा अहमदनगर और शर्की शाही हो जाएगा जौनपुर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। आगे, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। निम्न मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। आगे, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। आगे, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर में मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। फिर से, अहमदनगर के निजाम शाह वंश का अंत कैसे हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। आगे, वह युगम जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो बाज बहादुर मालवा बिल्कुल सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा बिल्कुल सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात यह भी सही है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। आगे, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह। फिर से देखते हैं, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो बी और डी इसमें सुमेलित है, होयसल द्वार समुद्र यह बिल्कुल सही है, और पांड्य मदुरा बिल्कुल सही है। ए और सी इसमें गलत है। अगला प्रश्न, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा होयसल की। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा होयसल की। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने साम्राज्य ने अपने राज्य या आधे 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? तो इसमें से कोई भी नहीं है। आइए सबका नाम एक बार देख लेते हैं। तो होयसल है, गढ़वाल है, काकतीय है और यादव है। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न, मिलान करने के लिए दिया हुआ है राजवंश और राजधानी। तो आइए मिलान करते हैं। पल्लव हो जाएगा कांची, पांड्य हो जाएगा मदुरई, यादव हो जाएगा देवगिरी और काकतीय हो जाएगा वारंगल। बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रतमा देवी से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काकतीय। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक
देवी से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काकतीय। अगला है रुद्रतमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो रुद्रतमा वरांगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, यह बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेलुबिडु और बेलूर में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हलेबीडु और बेलूर में। आगे, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हलेबीडु। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हलेबीडु। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबद में एक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गोल गुंबद, बीजापुर। आगे निम्नलिखित स्मारकों को मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलान करते हैं। तो दोहरा गुंबद हो जाएगा सिकंदर लोदी का, अष्टभुजीय मकबरा हो जाएगा शेरशाह का, सत्य मेहरावी मकबरा यह हो जाएगा बलबन का, और गोल गुंबद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का। बी ऑप्शन हो जाएगा 4132। 4132। आगे है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर शार्मक दिया हुआ, आप लोग चाहते हैं विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका भी आंसर शार्मक दिया हुआ है, आप लोग उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी पढ़ सकते हैं। आगे, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मानसिंह ने। गुजरी महल किसने बनवाया? तो बी ऑप्शन मानसिंह। निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो अदीना मस्जिद मांडू, यह बिल्कुल गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, यह सही है। दाखिल दरवाज़ा गोंड, यह बिल्कुल सही है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद, यह बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अदीना मस्जिद मांडू। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए मिलान कर लेते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। यहाँ पे मिलान देख लेते हैं हम लोग, स्मारक और निर्माता कौन है। तो अटाला देवी मस्जिद, यह इब्राहिम शाह सरकी। फिर है छोटा सोना मस्जिद, यह है बली मोहम्मद। फिर है कदम रसूल नुसरत शाह। फिर है अदीना मस्जिद पंडुआ, यह है सिकंदर शाह। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अगला चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को। पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलवार संतों द्वारा। अगला, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समस्या थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। अगला, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन था? बी ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र का। आगे, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ए ऑप्शन हो जाएगा अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसमें उसके भक्त समझते थे। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? तो इसमें सही कूट देखना क्या है, तो ध्यान साधना और श्राव्य नियमन, यह बिल्कुल सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, यह भी बिल्कुल सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही। अगला है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शंकरदेव ने। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शंकरदेव ने। अगला, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विष्णु वैष्णव संप्रदाय से। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शंकरदेव। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया?
तो सी ऑप्शन हो जाएगा शंकर देव। आगे है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विशिष्टता द्वैत से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विशिष्टता द्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। आगे महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण में। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण में। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सी ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा द्वैतवाद मध्य माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान करते हैं। तो वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग, रामानुज हो जाएगा विशिष्टता द्वैत, माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैतवाद और शंकर हो जाएंगे अद्वैतवाद। सी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला फिर से मिलान करने के लिए देखो आइए मिलान करते हैं। तो रामानुजर हो जाएंगे विशिष्टता द्वैत, माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैत, निम्बार्क हो जाएंगे द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य हो जाएंगे शुद्ध द्वैत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है यह देखना है। तो बीजक संत दातु दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, यह बिल्कुल गलत है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। अगला है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। आगे मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। कबीर शिष्य थे किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद के। कबीर शिष्य थे किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद के। अगला है बीजक के रचयिता कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कबीर। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कबीर ने। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कबीर। अगला कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है? बी ऑप्शन हो जाएगा अमर मूल। अमर मूल है संवादों का शीर्षक। मलुकदास एक संत कवि थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कड़ाके। मलुकदास एक संत कवि थे कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कड़ाके। अगला प्रश्न संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महंगू। संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महंगू। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो पहले ए में शंकराचार्य, 2 में रामानुज, फिर 3 में चैतन्य। अगला निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले कबीर, फिर गुरु, फिर नानक। पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। ए ऑप्शन कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। अगला है भागवत शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 12। भागवत शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 12। अगला रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ननकाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ननकाना। आगे जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो बी ऑप्शन होगा सिकंदर लोधी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो बी ऑप्शन होगा सिकंदर लोधी। अगला है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नानक का। ईश्वर केवल मनुष्य का सद्गुण को पहचानता है ताकि उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नानक का। अगला प्रश्न मीराबाई समकालीन थे? तो इसका आंसर अष्टार्मक दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भक्त
भक्त कवयित्री मीरा के पिता का नाम था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार भोजराज। अगला है राग गोविंद के रचनाकार हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई। आगे निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो पहले हो जाएगा दूसरा नंबर नामदेव, फिर हो जाएगा पहला नंबर कबीर, फिर हो जाएगा चौथा नंबर नानक और फिर हो जाएगा तीसरा नंबर मीराबाई। सी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नामदेव। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नामदेव। आगे निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जो लोधी वंश के पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो बी ऑप्शन हो गया केवल 2 मतलब गुरु नानक। निम्नलिखित भक्त संतों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 मतलब गुरु नानक। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं भक्ति संत और व्यवसाय। तो नामदेव हो जाएगा दर्जी, कबीर हो जाएगा जुलाहा, फिर रविदास हो जाएगा मोची और सेना हो जाएगा नाई। बी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। अगला है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। आगे तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर। अगला है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साहित्य रत्न नहीं है, बाकी गीता वाली है, कविता वाली है और विनय पत्रिका है। तो डी ऑप्शन साहित्य रत्न उनकी रचना नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन तुलसीदास। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखना कौन सा सही है। तो तुलसीदास का जन्म बंदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, या बिल्कुल गलत है। उनकी पत्नी का नाम गीता बाली था, या बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्रुवदास भगत नामावली बिल्कुल सही है। नाभादास भक्तमाल, या बिल्कुल सही है। रसखान रसिक प्रिया, या गलत है। उस्सान चित्रावली, या बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा रसखान रसिक प्रिया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय के संत था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नामदेव। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय के संत था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नामदेव। आगे बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्था है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्री पंढरपुर। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंढरपुर में। आगे भक्त तुकाराम कौन सा मुगल सम्राट के समकालीन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। भक्त तुकाराम कौन सा मुगल सम्राट के समकालीन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए कथन कारण है। तो मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, यह बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, तो यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है, किंतु कथन आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है उससे। भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारत में चिश्ती सूफी संत को स्थापित किया था किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा अबू अब्दल। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा अबू अब्दाल। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। आगे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नटर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा शाहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाबा फरीद के। आगे शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। आगे कथन कारण के लिए देखते हैं। तो भारत में सूफियों के चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, यह बिल्कुल सही है। चिश्ती धर्मसंघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने की एक साधन है, वह है कौन? तो ए हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेख अब्दुल जिलानी, यह संबंधित नहीं है। बाकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संबंधित है इससे, शेख मोइनुद्दीन संबंधित है और शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित है। तो बी ऑप्शन गलत है इसमें। आगे निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया? तो ए हो जाएगा अमीर हसन को। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया? तो ए हो जाएगा अमीर हसन। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया में भेंट करने से इनकार कर दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो डी ऑप्शन होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। आगे प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। आगे, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दीन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल सही है। शेख बुहारुद्दीन गरीब दौलताबाद, यह बिल्कुल सही है। शेख मोइनुद्दीन हुसैनी गुलबर्ग, यह बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देखते हैं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती, यह है चिश्तिया। शेख अहमद सरहिंदी, यह है नक्शबंदिया। फिर है दारा शिको कादिरिया और शेख शहाबुद्दीन, यह है सुहारबर्दिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1 3-4-2-1। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, यह गलत है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, यह बिल्कुल सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, यह गलत है। भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामुद्दीन और
मखदूम मोहम्मद जलानी द्वारा लागू की गई थी। या बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 4 इसमें सही है, 1 और 3 इसमें गलत था। अगला है हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, मतलब हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संत ने भी अपनाया था। तो सी ऑप्शन 1 और 2 इसमें दोनों सही। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है देखना है। तो संत निर्बाक अकबर के समकालीन थे। या बिल्कुल गलत है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के से अत्यधिक प्रभावित थे। या बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो 1 ना ही 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी संत थे। तो कौन कौन थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3, मतलब निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। सी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलाओं में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नक्शबंदिया। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नक्शबंदिया। आगे अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नक्शबंदी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था कौन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नक्शबंदी। अगला, निम्नलिखित युगों में से गलत युगम को पहचानिए। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। औलिया मध्य प्रदेश, यह गलत है। चिश्ती दिल्ली और दोआब बिल्कुल सही है। सुहारवर्दी सिंध और फिरदौसी बिहार। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। औलिया मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। शाह मोहम्मद गौस। आगे, शेख बदरुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सुहारवर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सुहारवर्दी संप्रदाय। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सुहारवर्दी। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सुहारवर्दी। आगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उलेमा का। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उलेमा। आगे, कृष्ण जीवक राम प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। रसखान ने। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। रसखान ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अमीर खुसरो नहीं है, बाकी वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य है और गुरु नानक हैं। डी ऑप्शन अमीर खुसरो नहीं है। अगला प्रश्न, 12 मासा की रचना किसने की थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैशी ने। 12 मासा की रचना किसने की। तो बी सी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जैशी। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए देखते हैं। तो मुल्ला दाऊद हो जाएगा। चंदायन दामोदर कवि हो जाएंगे। पद्मावती कथा सोमनाथ हो जाएंगे। राग विरोध और अमीर खुसरो हो जाएंगे। आशिफा। बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 3 4 2। 1 3 4 2। अगला है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देव शरीफ में मेला लगता है। अगला है, क्राइस्ट का जन्म स्थान था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बेथलेहम। क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या था। बी ऑप्शन हो जाएगा। बेथलेहम। आगे, ईस्ट त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्ट त्यौहार के पीछे ईसाइयों का भावना क्या है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। आगे, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। असीसी के संत फ्रांसिस। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। असीसी के संत फारिस। आगे, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी महीना को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो अगला हमारा चैप्टर हो जाएगा मुगल वंश बाबर। उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो गए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री या फिर टीचर का मतलब TRE 4 देने वाले हैं। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आप भी इससे पूरे लाभान्वित हो सके। तो वीडियो को देखते रहें, रिवाइज करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।